आप लोगों को बता दिया है। चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे मैं बाद में मुखातिब होता हूं। तो पहले जो सवाल आप लोगों के हैं हम डायरेक्ट उसी से अगर शुरुआत करते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिवायत होती है आप लोगों के सवाल दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मीडिया वाले हमसे हमारी नाकामियों के बारे में सवाल करते हैं, जहाँ कामयाब होते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया जाता। हम बिहार में गए थे, बिहार में पहली मरतबा हमें नाकामियाँ भी मिली थी। उसके बाद जब हमने लगातार 5 साल मेहनत किए तो हम वहाँ पर 5 सीटें बिहार के अंदर जीते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए था उतनी ताकत के साथ हम इसलिए नहीं वहाँ पर लड़ पाए थे। ये पूरे इलेक्शन के दौर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तो वो इज्जतमाब जनाब मोदी साहब थे, अमित शाह साहब थे और भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे मुल्क को ये कहा था कि तुम घर में जाकर बैठो, हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। और वो खुद है तो लाखों की तादाद के अंदर लोगों को सड़कों के ऊपर उतार रहे थे। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये हुक्म मिला था जब ये इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था कि आप लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हाल है, जो लॉकडाउन की वजह से जिन्हें अनाज नहीं मिल रहा, खाने की तकलीफें हो रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हमारी जितनी भी टीम थी, जो अगर कोरोना नहीं होता तो हम पश्चिम बंगाल की गलियों के अंदर हम सड़कों के ऊपर नजर आते थे। लेकिन मैं खुद एक पार्टी के, हमारे सिर्फ 2 ही एमपी थे, एक असदुद्दीन अवैसी साहब और मैं खुद। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों की तकलीफों को आप सॉल्व करिएगा, अगर ये कोरोना अगर थोड़ा कम होता है तो आप बिल्कुल वहां पर आइएगा। तो उस दिन मेरे लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मेरी नज़रों के अंदर उनकी इज्जत और इसलिए बढ़ गई थी कि मैं एक तरफ मुल्क के वजीर आजम को देख रहा था जो मुझे कह रहे थे कि तुम घर में बैठो, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त इलेक्शन हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता था, हमारे लिए हमारे लोगों की तकलीफें मायने रखती थी। हम यकीनन हर इलेक्शन ऐसा नहीं होता है कि हम उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले अगर आप उनके आंकड़े अगर देखेंगे तो मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही एमपीज थे। कभी आपने उनसे ये पूछा कि आप तो 2 ही हैं, आप देश के अंदर कैसा अपना हुकूमत बनाने की सोच रहे थे? हम भी धीरे धीरे कदम रख रहे हैं। हम हैदराबाद के अंदर एक एमपी चुनकर आते थे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को पछाड़ के वहां पे भी उनका एक एमपी आ सकता है करके। बिहार के अंदर जब हम दोबारा गए तो यही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि आज से 5 साल पहले आप आए थे, यहाँ की बिहार की जनता ने आपको नकार दिया था, आपको कामयाबी नहीं मिली थी, आप दोबारा क्यों आए हैं करके उसमें। लेकिन वहाँ की आवाम को इस बात का एहसास हुआ था कि 5 साल पहले जब मजलिस आई थी हमने इनका साथ नहीं दिया था, अब हम इनका साथ देंगे। तो हमने 5 वहाँ पर एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जीत कर लेकर आए थे। तो यकीनन हम कांशीराम का आपको एक बात आपको याद होगी कांशीराम साहब की कि पहला इलेक्शन जो होता है, दूसरा इलेक्शन क्या होता है और तीसरा इलेक्शन जीत के अंदर। तो हम बहुत सारी जगह के ऊपर फर्स्ट और सेकंड कवर कर चुके हैं। अब जहाँ पर भी जाएंगे तो वो थर्ड से जीतने के लिए जाने वाले हैं। मुझे भारी भरकम कितनी होती है मुझे आप ही बता दें तो जरा बेहतर रहेगा। उसमें भारी भरकम कितनी है तो अगर आप एक जिम्मेदार तरीके से मुझसे सवाल कर रहे थे तो आप ही मुझे जवाब दे दीजिएगा कि कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। भारी भरकम किसे कहते हैं? कितना भारी भरकम मतलब कितना है? तो मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है कि 10,000 रुपये अगर कोई मजलिस की तरफ से, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारी भरकम रकम ऐसी ली जा रही है। हाँ, ये है कि एक प्रोसेस, हम लोग यकीनन वहाँ पर ये बात सामने आई है। हम लोगों से ये देखना चाह रहे हैं, देखिए एक उभरती हुई पार्टी जो होती है, जिसको आवाम ये समझती है कि मैं इस पार्टी के अंदर जाऊंगा अगर तो इसके अंदर जीत यकीनी है, तो वही लोग बड़ी तादाद के अंदर उस पार्टी से जुड़ते हैं। मरी हुई कमजोर पार्टी के साथ कोई जाते नहीं है उसमें। तो एक कामयाब पार्टी की निशानी इसी बात की गवाही देती है कि अगर हम जब मैदान में उतरने की बात करते हैं तो आज कलीमुल्लाह साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे पास एक एक वार्ड से कई दावेदार हैं। क्यों है ये? इसका सही अगर जवाब अगर ढूंढा जाए तो उसका सही जवाब यही है कि लोगों को लगता है कि अब मजलिस ही एक ऑल्टरनेटिव है, इसलिए हम मजलिस के साथ जोड़ना चाहिए करके। लोग वहां पर
जब आते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते रहते, लेकिन जैसा किसी को एक टिकट नकारा गया तो दूसरे ही दिन उनका पूरा जज्बा खत्म हो जाता है, फिर वो विरोध में चले जाते हैं। तो हम एक लोगों को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वाकई में मतलब कितने जज्बे वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं करके। ऐसा नहीं है कि हमने हलफनामा दे दिया है तो कल हम कोर्ट में चले जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराएंगे करके। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है इलेक्शन लड़ने का, हमारी पार्टी ने इस सिस्टम को इख्तियार किया है। दिल्ली के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमने 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो हमने असेंबली के इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि हमको भी कहीं ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो आम आदमी पार्टी हमारे बारे में सोचेगी, हमारे मुद्दे और हमारे जो जितने भी मसले हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता के तौर के ऊपर देगी। और आप ये बात मानेंगे, आम आदमी पार्टी खुद ये बात माननी चाहिए कि उनकी कामयाबी के अंदर दिल्ली के मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, दिल्ली के हमारे दलित भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था उनकी कामयाबी के अंदर। लेकिन जब सत्ता में आ गए और हमने भी सोचा कि चलिए हम भी इनको 5 साल आजमा कर देखते रहे, अगर आम आदमी पार्टी हमारे साथ अगर इंसाफ करती तो यकीन मानिए मजलिस को यहाँ पर जगह ही नहीं रहती। लेकिन इन 5 सालों के अंदर, चाहे वो जब हमारे मरकज का मामला आया हो, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए हैं, उस वक्त आप मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए हैं। आप कानून के हिसाब से आपको भी चलना चाहिए। आज अदालत अगर ये कह रही है कि 3 चैनल्स ने माफी मांगनी चाहिए तो हम तो ये मांग करेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब ने सबसे पहले कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने आपको इस कुर्सी के ऊपर बिठाई है, जिस कौम ने आपको इतने ऊंचे मुकाम के ऊपर पहुंचाया है, अगर आपका रोल अगर हमने दंगे के दौरान अगर आपका रोल क्या रहा है अगर हम ये बताना शुरू करें तो शायद 2 घंटे भी अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा, क्योंकि ये आवाम नहीं जानती है। ये सोशल मीडिया का दौर है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये हर चीज आज के दिन आवाम तक पहुंचती ही है। तो यकीनन एक ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर हमने किस किस को नहीं अपनाया है, किस किस को नहीं आजमाया है। MIM पार्टी तो थी नहीं, दिल्ली के अंदर थी नहीं MIM पार्टी। इससे पहले हम किसके साथ जाते थे? कभी कांग्रेस के साथ गए, कभी हम किसी दूसरी पार्टियों के साथ गए, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गए, कभी आम आदमी पार्टी के साथ गए। लेकिन हर एक को आजमाने के बाद ये इतने सारे लोग जब ये फैसला करते हैं तो ये उनकी नाराजगी बताती है कि साहब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया था, ये भरोसा मेरा इन्होंने तोड़े है, इसलिए मैं अब इनके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा एक विकल्प दीजिएगा। तो वो विकल्प देने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर आई है और दिल्ली के अंदर यकीनन हम एक मौका मांगेंगे लोगों से और लोगों से यही कहेंगे कि आपने हर एक को आजमाया है, एक बार हमको आजमा कर देखिए। मैं आज 2014 से 2019 तक मैं औरंगाबाद का MLA हुआ करता था। अगर मैं लोगों के बीच में गया और लोगों के बीच में जाकर अगर मैंने काम नहीं किया होता तो शायद औरंगाबाद की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुझे दोबारा एक MP के इलेक्शन के लिए कामयाब नहीं करते थे। हमने काम किया तो लोग हमारे साथ में आए और लोग ऐसे साथ में आए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम MP चुनकर आया है और वो इम्तियाज जलील MIM पार्टी से चुनकर आया है। एक ऐसे दौर में चुनकर आया है कि जब पूरे देश के अंदर मोदी साहब की लहर चल रही थी और वहां पर हमारे औरंगाबाद के अंदर MIM का जिक्र हो रहा था। तो एक मैं समझता हूँ कि लोगों का यकीन, लोगों का एतमाद और लोगों की मोहब्बत MIM की तरफ जो बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि आज हम दिल्ली के अंदर भी आ रहे हैं और यकीनन कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे अच्छे वादे करेंगे और उन वादों को पूरा करने की गवाही देंगे। दिल्ली के अंदर जितनी हमारी पार्टी को यहाँ पर बढ़ाने की बात थी, हमने कहीं ना कहीं हमने ये सोचा था कि धीरे धीरे ये हम बढ़ाएंगे करके। हमने अभी मेरे हिसाब से 2-3 महीने पहले ही हमने कलीमुल्लाह साहब को यहाँ का सदर बनाया है और हमने हमारी दिल्ली की टीम को सिर्फ एक ही बात करी है हमने कि हमारा लक्ष्य महज सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। आपसे आस लगाए बैठा है हमारी बॉडी को, और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं कहा है, पूरे मुल्क में हम जहाँ पर भी जाते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी मेहनत यही है कि जो भी लोग तकलीफ के अंदर है उनकी तकलीफों को दूर करिएगा, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ेंगे। ये जो सवाल है आपका
कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या किया गया है, कि मेरी दिल्ली की टीम सही तरीके से बता सकती है। हमने हमारी टीम्स को क्या क्या ताकीद किए हैं, क्या बताए हैं। हमारी मंशा यही है कि देखिए, सियासत के दौर के ऊपर अगर हमको सियासत ही अगर करना होता तो एमआईएम पार्टी किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करके कई राज्यों के अंदर हुकूमत करी होती। तेलंगाना के अंदर हमको हर इलेक्शन के अंदर हमको ये मौका दिया जाता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकबर साहब हम आपको बनाते हैं करके, लेकिन हमने एक बार भी ये पोस्ट हमने ली नहीं, क्योंकि हम आवाम के बीच में रहना चाहते हैं। और सरकारें जो काम करती है वो सरकारों की जो नाकामयाबियां होती है, जो उनके गलत फैसले होते हैं, उनकी गलत नीतियां होती है, उसको उजागर करने का काम करते हैं। आपने मुझे जो स्पेसिफिक मुद्दे के बारे में बताया है, देखिए, इस मुल्क की ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से दंगे कराए जा रहे हैं, और दंगे कराने के बाद अगर हाईकोर्ट अगर ये कह रहा है कि जिस कौम के सबसे ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं, इसके अंदर नुकसान जिसका ज्यादा हुआ है, उन्हीं को अगर जेलों के अंदर बंद कर रहा है, ये सवाल आप मुझसे करने से पहले अगर मुझे खुशी होती कि अगर इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल साहब से ले लेते थे, मुल्क के वजीर आजम से आप ले लेते थे, तो मेरे हिसाब से हम तो अभी इस सियासी मैदान के अंदर उतरे भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी पार्टी है यहाँ पर, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सवालों के जवाब जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगे जाते हैं। हर चीज का इलाज ये समझा जाता है कि मजलिस ही के पास इलाज है और मजलिस में ही करना चाहिए। दंगों के अंदर जितने भी पीड़ित हैं, हम आगे चुनाव लड़े नहीं लड़े ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे जिम्मेदारों को, कि जो भी लोग इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, उनके घर वालों के हौसले कैसे बुलंद किए जा सकते हैं। हम कहीं पर भी दंगे करने वालों का हम साथ नहीं दे रहे, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी ही पार्टी का क्यों ना हो। हम कतई इस बात के लिए कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क के अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब साथ में मिलकर रहते हैं, लेकिन जानबूझकर जो दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे कराने के बाद जो एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ आपको निशाना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, और वो आवाज हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कि जितनी मदद हम लोगों ने की, खासतौर से हैदराबाद से अलग से पूरा एक जब दंगा चल रहा था तब भी पूरा दवाइयों से लेके सारी किट और पूरी मदद, और कुछ मदद ऐसी है जो हम आपको और भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो लोग मजबूर होंगे जिनकी हमने मदद की है। इस वक्त भी कम से कम हम 50 लोगों के ऐसे टच में हैं जो जेलों में बंद हैं, बेकसूर हैं। उनकी मदद हम वकीलों की फीस देके कर रहे हैं, कुछ हम पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, कुछ हम मजलिस के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्योंकि सांसद साहब अभी आए हैं, मैं उनसे जिक्र नहीं कर पाया, सीधा यही ले आया, तो इसलिए मैंने ये बीच में जवाब दिया। अब नेक्स्ट सवाल। एक सवाल है, 22 में कितनी सीटों पर लड़ेंगे और क्या संभावित पार्टनर्स कौन कौन होंगे, अलायंस किस तरह का होगा? देखिए, अलायंस का फैसला जो है वो हमारी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लेंगे, और कितनी सीटें लड़ेंगे वो हमारी दिल्ली यूनिट के ऊपर हम छोड़ेंगे, क्योंकि मेहनत तो यही लोग करने वाले हैं, नतीजे यहीं को लेकर आना है, कामयाबी जब मिलेगी तो इन्हीं की पीठ हम थपथपाने वाले हैं। हम तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, इसकी बात है तो हम पूरी तरह से जब पार्टी मुतमईन हो जाएगी तो वो नंबर्स के ऊपर हम पहुंचेंगे। लेकिन एक ये है कि जो जज्बा रखने वाले लोग हैं, जो खिदमत करने वाले लोग हैं, उनको तरजीह दी जाएगी, कि ऐसा नहीं है कि मैं चुनकर आ गया हूं और चुनकर आकर मैं बैठ गया हूं और सिर्फ बाकी सिर्फ पैसा कमाने का काम करने का है, अब चुनकर आ गए हैं तो ऐसे इस तरह के कैंडिडेट्स को हम कतई एंटरटेन नहीं करेंगे। दो हो लेकिन ईमानदार हो, अच्छे हो, जज्बा रखने वाले हो, हम ऐसे बनकर तरजीह देंगे। देखिए साहब, अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, इस मुल्क के मुसलमानों की बात करूं, तो इन्हें ताजमहल नहीं चाहिए। इनकी ख्वाहिशें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती है। इस कौम की सिर्फ यही मांग होती है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, हमारी जो रोज़ की ज़रूरियात है वो हमें किसी तरह से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर है तो बिजली और ये है, यानी कि यहाँ सिर्फ दिल्ली के अंदर है तो मुसलमान जी रहा है, ऐसा नहीं है, मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर भी जी रहा है। अगर हमारे पास कोई एक मिशन नहीं रहा, हमारे पास आज के दिन सबसे ज्यादा लोगों के अंदर, खासतौर से मैं मुसलमानों के और दलितों के बारे में ये कहना चाहूंगा
कि एक तरह का जो डिप्रेशन का एक माहौल आ गया है। हम जब देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने देखा है कि इलेक्शन के वक्त में अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो सेक्युलर पार्टी के साथ जाने वाला हूं करके इलेक्शन के हद तक इनको बहुत अपना सर के ऊपर उठाते हैं। लेकिन 5 साल जब आपको इनकी जरूरत होती है, जब कहीं दंगे होते हैं, जब मॉब लिंचिंग होती है, जब नाइंसाफियां होती है, तब ये लोग खामोश बैठ जाते हैं और पूरी कौम ये उम्मीद करती है कि नहीं असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोले, असदुद्दीन अवैसी ने बोलना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। तो यानी कि अब लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि साहब हमारी जरूरत जो है, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी और हमें जो एजेंसीज के जरिए जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके हम लोगों को एक निशाना बना रही है, एक टारगेट कर रही है। और सिर्फ एक आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं साहब, जब हमने यहाँ पर देखे हैं तबलीगी जमात के जो इतने बड़े हमारे ओहदे के ऊपर बैठे हुए, उन लोगों को निशाना बनाया गया, उस वक्त किसी ने ये उनके हक में बात नहीं की है। कोरोना जैसा कलीम साहब ने बताया है कि उसने जात, धर्म और मजहब देखकर अटैक नहीं किया था, उसने राज्य देखकर अटैक नहीं किया था, लेकिन एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया था कि इस मुल्क के अंदर कोरोना अगर फैला है तो सिर्फ इन लोगों की वजह से फैला है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तबलीग का काम अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब लोग सड़कों के ऊपर निकले, नौजवानों ने ये नहीं देखा कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है, ट्रेनें रुकाई, बस रुकाया और कहा कि ये हमारी तरफ से खाना लेकर जाओ, ये पानी हमारी तरफ से लेकर जाओ, हमारी तरफ से मदद हम ये पहुंचा रहे हैं। वो काम जो उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से आज कई सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जिनको ये लगा कि कुछ महीने पहले तक या 1.5 साल पहले जब ये कोरोना आया तो मुझे ये बताया जा रहा था कि ये कोरोना तो इसकी वजह से आया है, ये टोपी वाले और ये दाढ़ी वाले की वजह से कोरोना फैला है। लेकिन यही टोपी वाला और यही दाढ़ी वाला था जो रोड के ऊपर रुकाकर मुझे है तो खाना दे रहा था, मुझे पानी दे रहा था, मुझे अपने घर के अंदर आसरा दे रहा था। तो आज वक्त को और मुल्क को ऐसे लोगों की, ऐसी पार्टीज की जरूरत है जो बुरे वक्त के अंदर उनके साथ खड़े रहे। अच्छे वक्त में तो बहुत सारे आएंगे, अभी भी इलेक्शन जैसे ही आएगा तो बड़े बड़े पेंडॉल सजाए जाएंगे, उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाएगी। और मुसलमानों की सियासत जो है आज तक मैं यही समझते आया हूँ और बहुत सारे मीडिया वाले भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमें खुश कैसे किया जाता है। हमें खुश इस तरह से किया जाता है कि रमजान का महीना आया है तो केजरीवाल साहब है तो इफ्तारी के प्रोग्राम में आते हैं, उनको एक गाड़ी वाले मौलाना साहब है तो टोपी पहनाते हैं, खच 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 फोटोज खींचे जाते हैं उसके अंदर, फिर एक साहब उठ के आते हैं उनको खजूर खिलाते हैं। ये है तो इनका सेक्युलरिज्म हो गया है। अब यही काम जो है वो शरद पवार साहब महाराष्ट्र के अंदर करते हैं, वो अशोक चौहान साहब करते हैं, वो मुलायम सिंह यादव साहब करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म यही है कि रमजान के महीने में आओ, ऐसे टोपी पहन लो और दूसरे दिन अखबार के अंदर फोटो छप जाती है। लेकिन यही लोग कि आपके बुरे वक्त के अंदर आपके साथ खड़े रहते हैं कि आपको आपकी जवाबदेही, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि दंगों के दौरान इस तरह के पीरियड के अंदर जो मुश्किलात आती है कौम के ऊपर तक उनके लिए खड़े रहना चाहिए तो नहीं खड़े रहते। बस जब नगर निगम के चुनाव हुए तो हमने 26 कॉर्पोरेटर्स पहले ही इलेक्शन के टाइम के ऊपर हमने चुनकर लेके, पहला ही इलेक्शन हम लड़ रहे थे और उस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यही हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था कि हम जो है उसे मुसलमानों की बात करते हैं। उन 26 के अंदर 6 कॉर्पोरेटर्स ऐसे थे जो मेरे 5 दलित भाई थे और एक हिंदू बहन थी जो उन 26 के अंदर चुनकर आए थे। मुसलमानों को इतना तवज्जो देने का क्या मकसद है सर? देखिए, मैं आपने बहुत सही सवाल उठाया है। हमने इतने सालों तक आपकी चौखट पे क्यों नहीं आए, हम दिल्ली में क्यों नहीं आए हैं? आज 50 सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है, हैदराबाद के अंदर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम आपके पास क्यों नहीं आए? हम इसलिए नहीं आए कि हम ये उम्मीद करते रहे कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ये जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको हम वोट देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, ये कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़े रहेगी, हमारे बुरे वक्त के अंदर हमारा साथ देगी करके। लेकिन जब हमको ये एहसास होने लगा कि सिर्फ मुसलमान और दलित दो ऐसे कौम है जिनको है तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरफ इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वोटिंग के टाइम के ऊपर बस तुम्हारा काम है वोट देना,
और तुमने है तो सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं मांगना चाहिए उसके अंदर। आप मुझे ये बताइएगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से आप कम से कम एक 5 एमपीज को चुनकर ला सकते हैं, लेकिन आप उनको टिकट ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि नहीं, ये कौम जो है इनका काम सिर्फ वोट देने का है, इन्होंने हिस्सेदारी नहीं मांगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम इनको काउंसिलर बनाएंगे, इन्हें ये एमएलए नहीं बन सकते हैं, एमपी नहीं बन सकते हैं। जब हम लड़े तो हम जीते, इसीलिए अब हम यहाँ पर आए हैं, लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। सारे जलसों के अंदर करता हूँ कि हर शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर होता है जहां पर आप रहते हैं, एक वो शहर है जहां पर वलीद नवानी साहब रहते हैं। इन शहरों के अंदर फर्क क्यों आ रहा है इस देश के अंदर? मुझे ये बताइएगा कि राजीव साहब जहां पर जिस इलाके के अंदर रहते हैं उस इलाके की हालत कैसी होती है और आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं वहां की हालत कैसी रहती है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर संविधान ने हर एक को अधिकार दिया है, इस मुल्क के अंदर इक्वल राइट्स दिए हैं, तो हमारी बस्तियों के अंदर हमको पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? हमें बिजली, हमारी सड़क, हमारे इलाकों के अंदर गंदगी क्यों नजर आती है? हमारे इलाकों के अंदर पुलिस स्टेशन ज्यादा क्यों नजर आते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस कम नजर आते हैं? ये क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं तो कुछ नाइंसाफियां है। यही मुद्दों को लेकर हम आगे आ रहे हैं। हम अपने तौर के ऊपर जितनी सीटें लेकर आएंगे, हमारी मकसद यही रहेगा कि उन इलाकों की तरक्की हम कर सके। और जहां तक हमारा जो रोड मैप रहेगा, इसके लिए हम यकीनन एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। कलीमुल्लाह साहब अपने तौर के ऊपर दिल्ली के लिए क्या प्लान्स बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का 2014 में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम्स मैंने बनाया था। मैंने उनको भी ये सारे रोड मैप दिए थे कि आपको काम क्या क्या करना है। उसके बाद 23 फरवरी 2019 को इसी हॉल में, इसी स्टेज पे मुख्यमंत्री को बुला के और फिर उसके 2 महीने बाद उप मुख्यमंत्री को बुला के दिल्ली का मैंने प्लान दिया था। और मैंने उनको क्या प्लान दिया था कि जिस तरह से मजलिस हैदराबाद में काम कर रही है और जिस काम की आप अपनी पीठ ठोकते हो, यानी कि तालीम की, आप वो वाला मॉडल यहाँ लाइए। वो मॉडल ये है कि जिस तरह से उन्होंने 250 स्कूल गरीबों के लिए फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री पढ़ने के बाद से किराए की बिल्डिंग में लेके बनाए हैं, आप दिल्ली में बनाइए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने हाँ की। मैं आपको वीडियो भी रिलीज करूंगा उसकी। और हाँ करने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन यहाँ मौजूद थे अमानतुल्लाह खान साहब, उनसे कहा कि आप कमेटी बनाइए। उन्होंने एक दिल्ली एजुकेशन कमेटी बनाई, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ आज भी उस कमेटी का कन्वीनर मैं ही हूँ। मैंने उस मीटिंग में बुला करके इस 250 स्कूल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 17 स्कूलों को हमने फाइनल किया। अगर आप सबने देखा होगा कि उसका एडवर्टाइजमेंट आया अखबार में कि हमें किराए की बिल्डिंग चाहिए। हमने 600 टीचर का इंटरव्यू लिए जिनको फाइनल किया। 6000 में से 600 को फाइनल किया, 17 प्रिंसिपल को फाइनल किया, एक डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो दुबई से बुलाया लेडी को, डॉक्टर हलीमा सादिया को, उनको अपॉइंट किया और वो काम बीच में रोक दिया गया।